हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर में एक न्यू पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ओके, अब बेसिकली ये है क्या मांजरा, ये हमको पहले समझना पड़ेगा। ओके, अब देखो बच्चों, नॉर्मल सेंस में डिबेंचर्स की बात करो तो एक कंपनी होती है, ये अपने डिबेंचर इशू करती है। कोई बंदा इंटरेस्टेड होगा तो वो कंपनी को डिबेंचर के बदले में पैसा दे देगा और कंपनी उसे डिबेंचर दे देगी। ये नॉर्मल सेंस में होता है। ओके, बट कभी कभी क्या होता है बच्चों, लेट्स से हियर देयर इज वन कंपनी और ये कंपनी मान लो किसी एक पर्टिकुलर बैंक से लोन लेना चाहती है। ओके, इस पर्टिकुलर बैंक से कंपनी क्या लेना चाहती है? लोन। अब लोन लेना है किसी पर्टिकुलर बैंक वगैरह से, तो आपको पता भी होगा कि हमें बहुत सी चीजें मॉर्गेज करनी पड़ती है, या तो बोलो लैंड या फिर और कोई असेट होगी आपके पास, तो वो आपको मॉर्गेज करना पड़ता है। ओके, तो अब नॉर्मली क्या होता है, जनरली लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया या फिर और कोई आपकी बिजनेस असेट हो, तो उसे कंपनी क्या करती है? मॉर्गेज करती है इन पर्टिकुलर बैंक्स वगैरह को। ओके, बट कभी कभी अगर ये बैंक अलाउ करे तो कंपनी क्या कर सकती है? अपने डिबेंचर दे सकती है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ओके, डिबेंचर एज व्हाट? कोलैटरल सिक्योरिटी। क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है डिबेंचर्स की अपनी एक वैल्यू होती है। कंपनी के पास में अगर डिबेंचर्स है या कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर्स, तो आपको भी पता है कि ये डिबेंचर्स की अपनी वैल्यू होती है। लेट्स से ये डिबेंचर है ₹1,00,000 के। ओके, और कंपनी जितने का भी लोन ले रही है तो उसमें एज अ सिक्योरिटी बोल के कंपनी क्या दे सकती है? डिबेंचर दे सकती है। ओके, तो अब ये बैंक क्यों कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के डिबेंचर्स या और कोई चीज लेती है? तो बात बड़ी सिंपल है बच्चों, बैंक ने पैसा दिया हुआ है, लोन दिया है, मतलब क्या दिया है? बैंक ने पैसा दिया है इस कंपनी को, और अगर कल चल के कंपनी पैसा डुबो दे तो फिर बैंक ये पैसा वसूल कैसे करेगी? ये जो डिबेंचर इन्होंने एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के बैंक को दिया हुआ है, तो इसे बेच के ये जो बैंक है वो क्या करेगी? अपना लोन का अमाउंट रिकवर करेगी। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं आपको? बैंक दे रही है कंपनी को लोन, बट लोन देने के लिए बैंक को कुछ तो भी असेट चाहिए होती है, कुछ तो भी चीज होनी चाहिए होती है तो कंपनी क्या कर सकती है? डिबेंचर्स को इशू कर सकती है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के। तो कल चल के अगर कंपनी फेल हो जाए, काय में फेल हो जाए? रीपेमेंट में फेल हो जाए, तो बच्चों ये पर्टिकुलर बैंक क्या कर सकती है बच्चों? कुछ नहीं, सीधे ये डिबेंचर्स उठा के सेल कर दे सकती है। ओके, तो जो भी डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के बैंक के पास में पड़े हुए थे, तो ये बैंक उनको उठा के बेच सकती है, क्योंकि ये बेच के भी तो बैंक को मिलने वाला है पैसा। लेट्स से 1,00,000 मिल जाएगा। तो ऐसे भी क्या डिबेंचर इशू कर सकते हैं क्या? तो जवाब है कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली बात आपके दिमाग में डाल दो। तो कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के आप डिबेंचर्स दे रहे हो, इसका मतलब है पैसे पकड़ के चलना, ये जस्ट लाइक अ मॉर्गेज। ओके, जब मॉर्गेज तो अलग बात होगी, बस आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या कर रहे हो बताना? बैंक को ये डिबेंचर्स दे रहे हो। ओके, कि कल चल के हम अगर फेल हो जाए लोन का रीपेमेंट करने के लिए, तो बैंक फिर क्या कर सकती है? डिबेंचर को सेल आउट करके अपने पैसे रिकवर कर सकती है। ओके तो इसे बोला जाता है डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। बट अब इसमें आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन समझ के लेने पड़ेंगे। अब ये ट्रांजैक्शन तो हम लोग नॉर्मली करते आए, ये हमने सीख भी लिया है, ये हम लोगों ने सीख लिया, लर्नड। ओके, लेकिन अब बात करते कोलैटरल सिक्योरिटी की। इसे आपको अच्छे से समझ के लेना पड़ेगा। देखो बच्चों, इस ट्रांजैक्शन में याद रखना, डिबेंचर सिर्फ आप एज अ सिक्योरिटी बोल के रखते हो। डिबेंचर एज अ सिक्योरिटी बोल के ही आप लोग रखने वाले हो, किसके पास में? कंपनी के पास, सॉरी बैंक के पास में। अब देखो, नॉर्मली जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसका डिबेंचर का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। डिबेंचर का वैल्यू बढ़ जाता है कब? डिबेंचर इशू करने के बाद।
बट जब डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के गिवन होते हैं, दिए जाते हैं, तो याद रखना बच्चों, डिबेंचर पे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता है डिबेंचर्स पे। क्यों कोई इफेक्ट नहीं होता? देखो नॉर्मली कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स देती है तो लोग उनको क्या देते हैं, पैसा। तो इनका क्या होता है, इनका बोरोविंग बढ़ने लगता है, कंपनी का बोरोविंग बढ़ने लग जाएगा। लेकिन जब आप डिबेंचर इशू नहीं कर रहे हो, बस सिक्योरिटी के तौर पे आप लोग किसको दे के रख रहे हो, ये बैंक को। आप बैंक को बोल रहे हो भाई देखो, अगर हमने पैसा नहीं दिया आपको लोन का, तो फिर आपके डिबेंचर हो जाएंगे, तो फिर आपको डिबेंचर्स के साथ में जो करना है आप कर देना, बेचना है बेच देना, रखना है रख लेना। ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा बच्चों, जब आप डिबेंचर जस्ट एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी दे रहे हो, तो डिबेंचर पे इसका कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। ओके, देयर इज नो इफेक्ट ऑन व्हाट, डिबेंचर। ना तो डिबेंचर बढ़ेंगे, ना तो डिबेंचर कम होंगे, जब आप लोग उसे एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के देते हो तो। ओके, तो ये बातें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों इसी के बेसिस पे अब हम लोग ये सीखते हैं कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। ओके, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ओके, तो याद रखो बच्चों, यहां पे मैं पूरा लिख देता हूं, व्हेन डिबेंचर्स इशूड एज collateral security, डिबेंचर इशूड एज व्हाट, कोलैटरल सिक्योरिटी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो देखो बच्चों एक सीधी सी बात बोलता हूं, आप जब डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के दे रहे हो, तो मैंने तो खुले वर्ड्स में बोल दिया, कोई इफेक्ट होगा ही नहीं डिबेंचर पे। जैसे आप डिबेंचर इशू करते हो तो डिबेंचर आपका बढ़ता है, डिबेंचर का बैलेंस बढ़ेगा, लोन बढ़ेगा। लेकिन जब आप जस्ट सिक्योरिटी बोल के दे रहे हो डिबेंचर्स को, तो पहली बात याद रखना, इसका कोई इफेक्ट होने ही नहीं वाला है। ओके, इसका इफेक्ट कहां पे नहीं होगा बच्चों, तो आपके डिबेंचर पे इसका कोई इफेक्ट आने ही नहीं वाला। तो जब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूंगा, तो बच्चों इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दो पार्ट्स है, या मैं बोलूंगा दो मेथड्स है। ओके, दो मेथड्स कौन से, मेथड 1 एंड मेथड 2, मेथड 1 एंड मेथड 2। ओके, दीज आर द टू मेथड्स। ओके, अब अगर आप मेथड 1 के बारे में ध्यान दोगे या मेथड 1 के बारे में सोचोगे, तो मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों। अकॉर्डिंग टू मेथड 1, डिबेंचर जब भी आप इशू करते हो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आएगी, तो बच्चों मेथड 1 बोलती है कोई एंट्री नहीं आएगी। मेथड 1 क्या बोलती है, कोई एंट्री नहीं आएगी। ओके, लेकिन मेथड 2 क्या बोलती है बच्चों, तो मेथड 2 सेज दैट इसकी एंट्री तो आएगी, और वो बलजबरी की एंट्री रहेगी। बलजबरी की एंट्री, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ओके, और ये एंट्री कब करोगे, जब आपने इशू करे हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के डिबेंचर। अब तुमको भी पता है, अगर आपने बैंक को लोन रीपे कर दिया, आपने अगर बैंक को लोन रीपे कर दिया, तो ये जो डिबेंचर बैंक के पास में पड़े हुए हैं, बैंक आपको ये डिबेंचर रिटर्न कर देगी। तो ये मेथड क्या बोलते हैं, मेथड 2। जब ऐसे ही आप सिर्फ रखने के लिए जस्ट सिक्योरिटी के तौर पे डिबेंचर दे ही रहे हो, तब एंट्री मार देना, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। लेकिन जब आपको रिटर्न मिल जाएंगे वो डिबेंचर, और डिबेंचर हमें रिटर्न कब मिलेंगे, जब हम लोग लोन का रीपेमेंट कर देंगे तब। तो तब की एंट्री क्या आएगी बच्चों, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। इन शॉर्ट उल्टी एंट्री मार दी जाएगी। ओके, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट कब की, इशू की, और जब आप लोन रीपे कर दोगे तो आपको डिबेंचर वापस मिल जाएंगे, तो उसकी एंट्री क्या आएगी बच्चों, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो ऐसी दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, किसकी, जब डिबेंचर आप इशू कर रहे हो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट की हम लोग बात करें, आईसीआई की बात करें, तो आईसीआई ने क्लियर कट बोला
कि ये मेथड प्रेफरेबल है। ओके, ये मेथड प्रेफरेबल है। तो इंस्टीट्यूट खुद बोलती है आपको अगर कभी इससे पाला पड़ा तो आप लोगों ने यही मेथड से अकाउंटिंग करना। मतलब जब भी एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के आप लोग डिबेंचर्स दोगे तो उसकी आप लोग एंट्री ही मत मारना। ये उन्होंने क्लियर कट लिख के दिया हुआ है। किसने? हमारे इंस्टीट्यूट ने। बट इंस्टीट्यूट ने इस मेथड में यह भी बोला जब आप लाइबिलिटीज में लोन बताओगे, लाइबिलिटीज में वो लोन बताओगे जिसके लिए आपने ये डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी दिया, तो इस लोन के नीचे जरूर आप लोग ब्रैकेट में लिख देना नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। देखो मेथड 1 बोलती है कि जब भी आप डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के दोगे तो उसकी कोई एंट्री ही मत मारना, ये बोलते हैं मेथड 1। और इंस्टीट्यूट भी बोलती है कि ये प्रेफरेबल रहेंगी, यही आपने फॉलो करना चाहिए। बट इसकी बस एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, जब आप आपकी बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में जब आप लोग लोन लिखोगे ना, तो लोन के नीचे ये जरूर मेंशन कर देना कि कितने डिबेंचर आप लोगों ने इशू किए हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के। अब ये करना इसके लिए भी जरूरी होता, कल चल के हमको भी याद रहना कि हम लोगों ने कितने डिबेंचर इशू करे हुए। कल चल के हमारे शेयर होल्डर्स को भी ये याद रहना कि हमारे कंपनी के कितने डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के दिए हुए हैं। तो इसके लिए ये आपने इतना काम कर देना। ओके, एंट्री कोई नहीं मारना, सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, लोन के नीचे ये फैक्ट लिखेंगे कि कितने डिबेंचर आपने एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के दिए। मेथड 2 में आप समझ रहे होंगे कि कोई इंपैक्ट जाने ही नहीं वाला, क्योंकि डिबेंचर सस्पेंस डेबिट हुआ, डिबेंचर सस्पेंस क्रेडिट हो गया, डिबेंचर क्रेडिट हुआ, डिबेंचर डेबिट हुआ, तो ये दोनों भी अकाउंट यहाँ की यहाँ पे क्या हो जाएंगे बताना, खत्म हो जाएंगे, कोई इफेक्ट इनका आने ही नहीं वाला। ये बोलता है भाई एंट्री मत मारो, और ये मेथड बोलती है भाई बहुत होशियारी है, एंट्री मारो लेकिन वो अकाउंट तब का तब खत्म ही कर दो। तो ऐसी आप लोग यहाँ पे एंट्री पास करोगे। ओके, लेकिन अब सवाल आ जाए, आप इशू के टाइम ये एंट्री मार के तो बैठ जाओगे, बट जब बैलेंस शीट की डेट आ जाएगी तो बैलेंस शीट के टाइम आप डिबेंचर तो बराबर कहां बताने वाले हो, लाइबिलिटीज में बता दोगे बैलेंस शीट में, बट ये डिबेंचर सस्पेंस का क्या, इसको कहां बताया जाएगा? तो याद रखना बच्चों, क्योंकि ये डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट बैलेंस है, और जनरली डेबिट बैलेंस असेट को होता है या एक्सपेंडिचर को होता, और डिबेंचर सस्पेंस तो हमारा कोई एक्सपेंडिचर है ही नहीं, तो ये डिबेंचर सस्पेंस आप लोग उठा के डालने वाले हो असेट्स में। ओके, और असेट्स में भी काय में डाला जाता है बच्चों, तो इसे अदर नॉन करंट असेट में डाला जाएगा। ओके, अब आपको इतना बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह इतना है नहीं, तो इतना हमको उस पर चर्चा करने की भी जरूरत नहीं, बट आप याद रखना कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, और वो कहां पे शो करेंगे, अदर नॉन करंट असेट्स में शो करेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस योर पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो जब कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के डिबेंचर इशू करते तो इसका ऐसा कुछ होता। तो सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करो तो भाई दो मेथड्स है, एक होती है मेथड 1 और दूसरी है मेथड 2। मेथड 1 सेज दैट कोई एंट्री मत मारो, मेथड 2 बोलती है एंट्री मारने तो मारो, इशू के टाइम डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर, बट जब वो डिबेंचर हमको वापस मिल गए तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। अब कुछ कुछ लोगों के मन में डाउट आएगा या मेरे को वो पूछ भी लेंगे कि सर अगर मान के चलो हमने लोन रीपे ही नहीं किया, हमने लोन रीपे ही नहीं किया, तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम में हम लोग एंट्री क्या मारेंगे? तो बेटा डिबेंचर तो ऑलरेडी क्रेडिट हो रखे ना, तो ये ऑलरेडी अब किसके हो जाएंगे, बैंक के। तो अब क्योंकि लोन रीपे नहीं होने वाला ना, तो लोन को वैसे भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको उठा के कर देना डेबिट। और ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट होता है, तो उसको उड़ा देना, उसको उड़ाने के लिए क्या कर देना, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कर देना, तो आपका सब इंपैक्ट बराबर चला जाता है। बट एक बात बोलना चाहूंगा,
हमारे इंस्टीट्यूट ने इसको इतना लंबा चौड़ा करके दिया ही नहीं है, आपको बस इतनी बातें दी है और इतने में ही इसका काम तमाम कर दिया। बट फिर भी किसको क्यूरियोसिटी है, सर लोन नहीं दिया, फेल हो गए, तो वो डिबेंचर तो बैंक रख लेगी, तब क्या एंट्री आएगी, तो ये वाली एंट्री आएगी। क्योंकि डिबेंचर अगर बैंक ने रख ली है तो लोन का बैलेंस खत्म करना पड़ेगा। लोन लाइबिलिटी होता है, उसे होता है क्रेडिट बैलेंस, और उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। और क्योंकि फिर ये डिबेंचर सस्पेंस बलजबरी का डाला हुआ अकाउंट है, जिसको डेबिट बैलेंस दिख रहा, तो उसको उड़ा दो, उड़ाने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके, दैट्स इट। जब ये एंट्री नहीं मारोगे तब ध्यान रखना, बैलेंस शीट में जब लाइबिलिटी में लोन बताओगे तो वहां जरूर ये फैक्ट शो कर देना कि भाई इतने इतने डिबेंचर हमने इशू किए हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के, ये चीज का प्रॉपरली ख्याल रखना। और ये जो डिबेंचर सस्पेंस है, ये इसे बैलेंस शीट के डेट में आप लोग कहां पे बताने वाले हो, अदर नॉन करंट असेट्स में आप लोग इसे इंडिकेट कर दोगे, बता दोगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ओके, तो इस पे 2 सवाल जरूर है, मुझे लगता है मैं मॉड्यूल से ही आपको डायरेक्टली बता दूं, इसको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। देखो इल्लू 8, और अगर मैं मेरे नोट्स में बता दूं तो ये 8 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो हम लोग इनको डायरेक्टली मॉड्यूल से ही पढ़ लेंगे, इसमें ज्यादा हम लोग दिमाग खर्चा नहीं करते। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो, X Limited obtains a loan from IDBI for 1 crore, giving as collateral security 1 crore 50 lakh, 14% first mortgage debenture। तो आपने लोन लिया है, और लोन लिया है 1 करोड़ का IDBI बैंक से, और आपने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बोल के क्या दिया, 1 करोड़ 50 लाख के आपने डिबेंचर दे दिए। तो मेथड 1 क्या बोलती है, मेथड 1 बोलती है कि आप कोई एंट्री ही मत मारो, लेकिन जब आप बैलेंस शीट में इसे बताओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग सिक्योर्ड लोन जो होता है, उसमें आपने ये लोन बताया आईडीबीआई बैंक का, तो उसके नीचे जरूर ये चीज लिख देना कि भाई ये कोलैटरली सिक्योर्ड है बाय 1 करोड़ 50 लाख के 14% डिबेंचर। तो बस इतने बात का आपको प्रॉपरली ख्याल रखना पड़ेगा। एंट्री तो नहीं मारेंगे, बट लोन के नीचे जरूर ये फैक्ट लिख देना। और हमारा जो आईसीआई है, आईसीआई क्लियर कट बोलता कि आपने यही मेथड फॉलो करना। देखो यहां पे बोला भी गया है, यहां पे लिखा भी गया है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। स्टूडेंट शुड नोट दैट मेथड 1 इज मच मोर लॉजिकल फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, देयरफॉर इट इज एडवाइज टू फॉलो मेथड 1। तो आप इतना ध्यान रखो, हमारे इंस्टीट्यूट ने क्लियर कट बोला तो फिर आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये मेथड 1 ही क्या है बताना ज्यादा ये रहेगी, अच्छी रहेगी। ओके, ये मेथड 1 ये हमने देख लिया। ओके, और सेकेंड मेथड बोलती है भाई एंट्री मारो डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, और बाद में जब आपको वो पैसा मिल जाए तो डिबेंचर मिल जाएंगे, तो फिर आप लोग क्या करेंगे बताना, एंट्री इज रिवर्स्ड। ओके, तो तब एंट्री को क्या कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। तो वहां पे देखो हम लोग कैसे करेंगे, पहले डिबेंचर इशू करें कितने के, 1 करोड़ 50 लाख के, तो एंट्री क्या मार रहे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर, कितना 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। लेकिन बाद में जब ये पैसा मिल जाएगा या हम लोग उसको बैंक को दे देंगे, तो यही एंट्री आपकी क्या हो जाएगी बताना, रिवर्स हो जाएगी। ओके, यही एंट्री रिवर्स होगी कब, जब हम लोग उनका लोन रिपे कर देंगे और हमें जब मिल जाएगा पैसा, सॉरी हमें मिल जाएंगे डिबेंचर, तब हम लोग ये एंट्री को रिवर्स करते हैं। बट अगर बीच में ही बैलेंस शीट की डेट आए, तो देखो बैलेंस शीट में आप लोग क्या करोगे, ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग में लोन बताओगे कितने का, 2 करोड़ 50 लाख का। ओके, अब 2 करोड़ 50 लाख का लोन कैसे दिख रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग कैसे दिख रहा है, ये डिबेंचर 1 करोड़ 50 लाख के, और ये जो तुमने लोन लिया है 1 करोड़ का, ये तो वो दोनों मिला के लॉन्ग टर्म बोरोविंग दिख रहा है 2 करोड़ 50 लाख। देखो नोट्स टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोविंग आईडीबीआई का लोन कितना 1 करोड़ और डिबेंचर कितने 1 करोड़ 50 लाख। लेकिन ये सिचुएशन कब आएगी, जब आप लोग मेथड 2 फॉलो करोगे, जिसे इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड नहीं किया हुआ है। ओके, हाँ, बट फिर भी हमें मेथड दी है तो हम लोगों ने पढ़ लिया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि ये एग्जाम में नहीं आएगी, बट इंस्टीट्यूट इसको ज्यादा रेफर करने नहीं बोलती है।
इंस्टीट्यूट का दिमाग घूम जाए तो यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, उसकी कोई दो बात नहीं है। ओके, और सेम वे ये जो आपका 1,50,00,000 है, ये आप लोग नॉन करंट असेट में जो अदर नॉन करंट असेट है वहां पे ये 1,50,00,000 बताएंगे। और क्योंकि तुमने बैंक से लोन लिया था कितने का, 1,50,00,000 का, सॉरी 1 करोड़ का आपने लोन लिया, तो आपको उतना पैसा भी तो मिला होगा, तो ये 1 करोड़ यहां पे आया, तो 2,50,00,000 ऊपर 2,50,00,000 नीचे, एंड अकॉर्डिंगली योर बैलेंस शीट विल गेट व्हाट, टैली। ओके, तो ये हुआ आपका ये वाला पर्टिकुलर पार्ट खत्म। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। छोटा सा पार्ट था तो हम लोगों ने उसका सब कुछ देख लिया। ठीक है, अब बच्चों डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी देखने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, व्हेन डिबेंचर इशूड एज या डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब ये क्या मान रहा है, ये चीज हम लोगों ने शेयर्स के इशू के टाइम भी देखा, मतलब जो हमारा सेकेंड यूनिट था इशू ऑफ शेयर्स का, तो वहां पे भी हम लोगों ने ये सब बातें देखी थी। मैं स्वीटली शॉर्टली आपको एक बात बताऊंगा, डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में एग्जैक्टली होता क्या है। अब मान के चलना बच्चों, देयर इज वन योर कंपनी, ये अपनी एक कंपनी है, और ये कंपनी नॉर्मली क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है। तो जो भी बंदा डिबेंचर लेगा ये कंपनी को क्या देता है, पैसा, ओके, मनी देता है। तो ये नॉर्मल सेंस में होते रहेगा, ये बातें हमने देख के रखी हुई थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान के चलो एक कंपनी है, कंपनी ने किसी पर्टिकुलर बंदे से कुछ असेट लेके रखी है, ओके, कुछ असेट लेके रखी है, और कंपनी चाहती है कि यार इसको पैसा नहीं दिया जाए, पैसे के प्लेस पे और कुछ दिया जाए। तो कंपनी ऐसे वक्त क्या कर सकती है, डिबेंचर भी इशू कर सकती है या फिर शेयर भी इशू कर सकती है, कुछ भी इशू कर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, तो बच्चों तब ऐसे केस में क्या होगा, कंपनी को मिल जाएगी असेट और कंपनी ने क्या इशू कर दिए रहेंगे, डिबेंचर इशू करे रहेंगे। तो अगर तुम ये वाला फर्स्ट वाला सिनेरियो देखोगे तो यहां डिबेंचर जाएंगे और बदले में मिलेगा पैसा, तो इसको बोलते हैं डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन कैश, कंसिडरेशन इन कैश। तो यहां पे आपको कंसिडरेशन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मनी मिलती, कहां पे मिलती बच्चों, आपके इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जहां पे आपको पैसा मिलेगा। बट जब हम डिबेंचर इशू करते हैं पैसे के अलावा और कोई चीज लेने के लिए, तो इसको बोलेंगे डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, दैट विल बी कॉल्ड एज कंसिडरेशन अदर देन कैश। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। अब ध्यान रखना बच्चों, ये कंसिडरेशन अदर देन कैश जब भी होगा तो आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज यहाँ पे क्या आने वाली है, ये आपको यहां से समझ के लेना पड़ेगा। ओके, तो चलो ध्यान देते हैं हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑलरेडी हमने इशू ऑफ शेयर्स में देखी है, बस वैसी ही एंट्रीज यहां पे भी रहेंगी, कुछ अलग है ही नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमको देखो इस पर्टिकुलर सिनारियो की एंट्रीज पास करनी है। तो पहली बात तो कंपनी के पास क्या आएगी, तो कंपनी के पास आएगी असेट। तो आप एंट्री क्या पास कर रहे हो बच्चों, असेट अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर बोले तो जिनसे हमने असेट ली उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये हमारी पहली एंट्री आएगी। तो इसका मीनिंग हो गया कि हमारे पास में क्या आ गई है, हमारे पास में असेट आ चुकी है। तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये हम लोगों ने एंट्री पास करी। अच्छा, ये होने के बाद अब होता क्या है बच्चों, बाद में इस पर्टिकुलर वेंडर को कंपनी पैसा तो देने नहीं वाली है, बट जब वेंडर को आपने क्रेडिट किया तो इसका मीनिंग होता है कि वेंडर को पैसे देने बाकी है, वेंडर को पैसे देने बाकी है, बट कंपनी इज नॉट गोइंग टू इश्यू एनी कैश एनी मनी। तो ऐसे वक्त
एंट्री यहाँ पे क्या होगी बच्चों, तो एंट्री विल बी वेरी सिंपल। आप एंट्री पास करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ओके। वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या करने वाले हो बताना, आपका डिबेंचर्स अकाउंट डालोगे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों, बहुत सिंपल है। ये जो वेंडर था इसे हम लोग पैसे नहीं पे कर पा रहे थे, तो उसके प्लेस पे हम लोगों ने उसे डिबेंचर इशू कर दिया। और मैं आपको पहले भी बोला हूं, जब भी डिबेंचर इशू होगा तो डिबेंचर का बैलेंस बढ़ता है, और डिबेंचर ऑलरेडी लाइबिलिटी है, उसे क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसे फर्दर बढ़ाना है तो उसे आपको क्रेडिट ही करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज। तो बड़ी सिंपल है, जब आपके पास में आएगी असेट तो एंट्री मार देना असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, मतलब वेंडर बोले तो जिससे हमने एसेट परचेस करी वो बंदा, ओके। और फिर जब आप उसे पैसे दोगे, पैसे तो देने नहीं वाले हो बट उसके प्लेस पे डिबेंचर इशू करोगे, तब एंट्री क्या पास होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ओके। तो ये हुई आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू योर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब डिबेंचर इशू होते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ऐसी अकाउंटिंग एंट्रीज पास करी जाती है। आई होप सबके दिमाग में गया होगा, ओके। बट यहां पे कुछ बातों पे आपको और गौर फरमाना पड़ेगा। अब बच्चों, किन बातों पे आपको गौर फरमाना पड़ेगा? अब ऐसा हो सकता है क्या, ये असेट जो ली है वो असेट है 5 लाख रुपीस की, ये असेट जो ली है वो 5 लाख रुपीस की है, तो डेफिनेटली ये एंट्री कितने से आएगी, 5 लाख से आएगी, 5 लाख, ओके। अब हो सकता है कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रही है नॉर्मली, तो वो 3 तरीके से डिबेंचर इशू होते हैं, आपको पता है। या तो एट पार हो सकता, या एट प्रीमियम हो सकता, या एट डिस्काउंट हो सकता। मैंने आपको पहले भी बोला है डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकता, बट शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ऐसा मान के चलना बच्चों, ये कंपनी है, कंपनी के पास में असेट आई हुई है कितने की, 5 लाख रुपीस की, और कंपनी ने क्या कर दिया बताना, डिबेंचर इशू कर दिए। अब ये डिबेंचर एट पार भी इशू हो सकते, एट प्रीमियम भी हो सकते, और एट डिस्काउंट भी हो सकते। अगर आपको कोई पूछे कि बताओ ये 5 लाख की एसेट है और जो हमारे डिबेंचर्स है उसकी फेस वैल्यू ₹100 है, उसकी फेस वैल्यू कितने बताना, 100 रुपीस की उसकी फेस वैल्यू है, तो आपको अगर पूछे कि बाबा ये 5 लाख का आपका एसेट जो आपने परचेस किया, तो आपको कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे, अगर आपको कोई ऐसा सवाल करे तो आप क्या जवाब दोगे? कोई आपको अगर पूछे कि बाबा डिबेंचर की फेस वैल्यू आपकी 100 है, एसेट आपने ली है 5 लाख रुपीस की, तो अगर आपको कोई पूछता है कि बोलो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करने चाहिए, तो आपने एकदम धड़ाम से 5 लाख अपॉन 100 करके ये मत बता देना कि हमें 50,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, 50,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, ऐसा आप लोग धड़ाम से करके मत बताना। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू करने हैं वो डिपेंड करेगा कि आपने डिबेंचर एट पार इशू किए हैं, एट प्रीमियम इशू किए हैं, या फिर एट डिस्काउंट इशू किए हैं, उस पे ये सब बातें डिपेंड करती है, ओके। तो ये सब बातें किस पे डिपेंड करने वाली बच्चों, कि आप एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट किस पे आप लोग इशू कर रहे हो, इस पे ये सारी बातें डिपेंडेंट होगी। अब पार का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 और कंपनी डिबेंचर इशू भी कर रही है 100 पे ही, ओके। फेस वैल्यू कितनी 100 और कंपनी जो है वो इशू भी कितने पे करने वाली है बताना, 100 पे ही करेगी। तो इसको बोलते हैं डिबेंचर इशूड एट पार। इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि भाई डिबेंचर आपने इशू किया है पार पे। तो सवाल है हमारे पास असेट कितने की आई, 5 लाख की, और हम जो डिबेंचर दे रहे वो काय पे इशू कर रहे, पार पे इशू कर रहे। तो मतलब हमें एक डिबेंचर के पीछे कितना रुपया मिलेगा, तो हमें 100 रुपीज मिलेंगे। तो हमें तो
क्या करना है बच्चों, 5 लाख की असेट हमने परचेस करी है तो वो अपॉन 100 कर देना, तो आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। मैं लगा तो पूरे 0 लगा के लिखता हूं, 5 लाख अपॉन 100 आप जब करोगे तो आपको मिलेंगे कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे इशू होने चाहिए। तो आपका जवाब कितना आएगा, 5000 डिबेंचर्स। ओके, तो 5000 डिबेंचर यहाँ पे इशू करने पड़ेंगे। देखो मैं सिंपली आपको क्या बता रहा हूं कि जब कोई असेट लेते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज तो देखो ऐसी आएगी, क्या, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये आएगी पहली एंट्री जब आपके पास में आएगी असेट। बट क्योंकि वेंडर को हम लोग तो कोई पैसा देने नहीं वाले, तो पैसे के जगह पे हमें देना पड़ेगा उसको डिबेंचर्स। तो जब डिबेंचर हम उनको देंगे तो डिबेंचर होने वाले क्या है बताना, क्रेडिट हो जाएंगे। तो फिर अकॉर्डिंगली आपकी ये 2 एंट्रीज यहां पे पास हो जाएगी। ओके, अब जब आपको कोई सवाल पूछ ले कि बाबा कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, ऐसा सवाल आ गया, तो आपने क्या करना बच्चों, वैल्यू ऑफ असेट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। मैं आपको अभी भी फॉर्मूला बोलता हूं, फॉर्मूला क्या यूज करना, वैल्यू ऑफ असेट मतलब जितने की असेट आपके पास आई अपॉन क्या कर दो, इशू प्राइस कर दो, मतलब जितने में इशू किया उतने से डिवाइड कर देना। अब जैसे जब आप एट पार इशू कर रहे हो तो इशू प्राइस फेस वैल्यू जितनी रहेगी, तो हमने क्या किया, 5 लाख अपॉन 100 कर दिया, तो हमको क्या मिल गए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिल गए। अगर मैं एट प्रीमियम इशू करता हूं, मैं अगर एट प्रीमियम इशू करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, फेस वैल्यू हो सकती है 100 की और मेरी इशू प्राइस लेट से हो जाएगी 120 की। प्रीमियम का मतलब होता है कि फेस वैल्यू के ऊपर हमने इशू किया। तो सवाल है कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ असेट, बोलो वैल्यू ऑफ असेट कितनी है, 5 लाख अपॉन क्या करेंगे, इशू प्राइस, और इशू प्राइस अब कितने बताना, 120। तो आप लोग क्या करेंगे, 5 लाख अपॉन 120 दैट कम्स टू कितना, 4166.66। ओके, 4166.66। और हमेशा याद रखना पॉइंट के आगे कुछ भी आया तो डिबेंचर के वक्त तो इसको 1 डेसिमल आगे ही लेना या 1 डिजिट आगे का ही लेना। तो हमने कितना ले लिया, 4167 डिबेंचर। मेन मुद्दे की बात आपको यही समझनी है कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू होंगे, ये अगर आपको निकालना पड़े तो आपने चुपचाप क्या करना, वैल्यू ऑफ असेट करना और फिर अपॉन कर देना इशू प्राइस पर शेयर। मतलब एक डिबेंचर कितने पे आप इशू कर रहे हो, पर डिबेंचर लिख दो यहाँ पे, इशू प्राइस पर डिबेंचर। तो जितना इशू प्राइस हमें एक डिबेंचर पे मिलेगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तब जाके हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बताना, ये आपका सेकेंड वाला पार्ट पूरा होता हुआ मिलेगा। वैसे ही जब एट डिस्काउंट की यहाँ पे बात चल रही है, जब यहाँ पे बात क्या की चल रही है बताना, एट डिस्काउंट की चल रही है, तो ये कुछ ऐसा सिनारियो रहेगा, लेट से फेस वैल्यू है 100 और इसको आप इशू कर रहे हो कितने पे, 90 पे आप लोग इशू कर रहे हो, डिस्काउंट बोले तो कम ही रहेगा। तो फिर ऐसे पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, तो आप करो वैल्यू ऑफ असेट अपॉन कर देना इशू प्राइस, और हमने कितने पे इशू किया, 90 पे, तो 5 लाख अपॉन 90 दैट कम्स टू 5005, या मैं बोलूंगा 4 टाइम 5555.55 और इसे हम लोग नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आएगा 5556। ओके, तो बच्चों ये मैंने कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या क्या करना पड़ता, क्या क्या नहीं, इसका सारा काला चिट्ठा ये आपके सामने खोल के रख दिया। ओके, तो बस यही काम आपको करने पड़ेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको क्या क्या बताया यहाँ पे, पहली बात तो अकाउंटिंग एंट्रीज, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री आएगी। बट कितने डिबेंचर इशू करने हैं ऐसा कभी सवाल आ गया तो फिर आप लोगों ने क्या कर देना बच्चों, वैल्यू ऑफ असेट अपॉन इशू प्राइस कर देना। अब अगर पार पे इशू कर रहे हो तो मतलब फेस वैल्यू के जितने ही इशू प्राइस रहेंगे। प्रीमियम की बात चल रही है तो आपका कहीं ना कहीं जो इशू प्राइस रहेगा वो फेस वैल्यू से ऊपर रहेगा, और डिस्काउंट की बात आएगी तो कम पे रहेगा। तो इन दिस वे
यू हैव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ये पूरे नोट्स मैंने आपके सामने रख दिए। ओके, चलो अब बढ़ते हम लोग आगे। अब यहाँ पे इल्लू 10 है बच्चों, जो हमारे ये पर्टिकुलर नोट्स में भी हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ आवर नोट्स, जो वहां पे इल्लू 10 बोल के दिखाई दे रहा है। ओके, चलो देख लेते हैं हम लोग भी क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं। तो ओके, देखो सबसे पहले एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 14% डिबेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 50 लाख एज फॉलोज। मतलब एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और इन्होंने क्या इशू किए बताना, 10,000 14% डिबेंचर इशू किए हैं जिसकी नॉमिनल वैल्यू 50 लाख है। और वो कुछ ऐसे आपने इशू किए, कैसे, टू सन्ड्री पर्सन फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 लाख। मतलब आपने जो डिबेंचर है वो कैश के लिए परचेस करे, मतलब इसके बदले में आपको मिला है पैसा, बट वो भी कितना, 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 लाख। तो ये 25 लाख नॉमिनल वैल्यू है, तो आपने उसके 90% पे दिए, इसका मतलब यहाँ पे 10% का डिस्काउंट हो गया। ओके, फिर आपने और कुछ डिबेंचर इशू किए फॉर वेंडर फॉर परचेस ऑफ फिक्स असेट वर्थ रुपीज 10 लाख 12,50,000 द नॉमिनल वैल्यू। तो आपने किसी वेंडर को दिया जिससे आपने क्या परचेस करी है, फिक्स असेट परचेस करी है, और वो फिक्स असेट कितने की परचेस करी है आपने, 10 लाख की परचेस करी है, तो उसे कितने के डिबेंचर्स दिए आपने, 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू के आप लोगों ने डिबेंचर दे के रखे हुए हैं। ओके, वैसे टू द बैंकर एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर लोन ऑफ रुपीज 10 लाख, और इसकी भी नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे कितने दिखाई दे रही है आपको, 12,50,000 की नॉमिनल वैल्यू दिखाई दे रही है। तो इन शॉर्ट इसमें देखो हमारे डिबेंचर जैसे जैसे इशू हो सकते हैं ना, तो तीनों वैरायटीज कवर करी है। डिबेंचर इशू हो सकते हैं फॉर कैश, तो यहाँ पे कवर है। फॉर परचेस ऑफ फिक्स असेट बोला तो वो तो अदरवाइज देन कैश हो गया, कंसिडरेशन अदर देन कैश जो अभी सीखा। और कोलैटरल सिक्योरिटी जो हमने इसी वीडियो में पहले के इसमें देख के रखी हुई थी, तो तीनों बातें इसके अंदर कवर हो जाती है। तो दिस इज गुड क्वेश्चन। ओके, तो चलो बच्चों अब हम लोग हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे बना। अब यहां पे देख लो आप लोग, हमें करना क्या है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जर्नल का एक बार हम लोग फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। और कौन सी कंपनी है, एक्स लिमिटेड, तो ऊपर हेडिंग डाल दो एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। ओके, ये रहा हमारा फॉर्मेट यहां पे रेडी। ओके, पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट। ओके, और ये जो जर्नल एंट्रीज है इसका भी तो हम लोग यहां पे फॉर्मेट बना ही चुके। ओके, यहां पे डेट का भी कॉलम आ जाएगा। ओके, तो चलो बच्चों अब हम लोग यहां पे जर्नल एंट्रीज पास कर दे, तो आपको यहां पे हर टाइप की एंट्रीज वगैरह मिल जाएगी। ये मजेदार क्वेश्चन है, इसमें तीनों वैरायटीज कवर्ड है। देखो हमने टोटल कितने डिबेंचर इशू किए हुए हैं, अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो हम लोगों ने टोटल 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं, और जिनकी नॉमिनल वैल्यू वैसे तो 50 लाख है। ओके, तो 10,000 डिबेंचर्स है और जिसकी नॉमिनल वैल्यू वो बोलते भाई 50 लाख है,
तो यहाँ पे आपको उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो ध्यान से यहाँ पे आप लोग देखना और सवाल का जवाब देना। सन्ड्री पर्सन्स फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू दैट इज 25 लाख। तो 25 लाख इज नॉमिनल वैल्यू, तो आप कैसे पे लेना 25 लाख इंटू 90% दैट कम्स टू 22,50,000। तो इन लोगों को आपने कैश में इशू किया, तो ये बात तो पक्की है कि आपको मिला होगा पैसा। और देखो इतनी बड़ी कैश की अमाउंट मिलती नहीं है, कैश बोले तो आपने बैंक ही पकड़ना। तो बोलो एंट्री यहां पे क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और ये जाएगा कितने से बच्चों, 22,50,000 से। तो आप यहां पे लगा तो कर देना 25 लाख का 90% हमने किया, तो वो कितना आ रहा है 22,50,000 आता है। ओके 22,50,000 दैट कम्स टू कितना 22,50,000। और आप यहां पे ब्रैकेट में लिख देंगे बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला, ये ऐसे आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दिया बताना, पूरा इफेक्ट मार दिया। ओके तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दी है। अब ध्यान से रखना बच्चों, आपको भी पता है ये जब डिबेंचर एप्लीकेशन को हम लोग क्रेडिट करते हैं नॉर्मली भी, तो इसे हमें ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटल को। तो एंट्री क्या आएगी उसकी कैपिटल को ट्रांसफर करने की, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और कितने से डेबिट होगा ये 22,50,000 से। एंड एक बात याद रखो, एक लाइन छोड़ के लिखना 2% ऑफ डिबेंचर। ये कितना परसेंट डिबेंचर है, तो ये 14% डिबेंचर है। आप यहां पे लिख देना 14% डिबेंचर, एक लाइन छोड़ के लिखो। और हमेशा याद रखो आपके डिबेंचर को हमेशा जाएगी नॉमिनल वैल्यू, और हमने जो ये डिबेंचर इशू करे उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है 25 लाख है। तो आप यहां पे लिख देना 25 लाख रुपीस। तो आपको समझ रहा होगा, तो एंट्री लटक रही है। और ये एंट्री यहां पे क्यों लटकी है बच्चों, तो रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि आप लोगों ने डिस्काउंट पे यहां पे डिबेंचर इशू कर रखे हैं। ओरिजिनली कंपनी ने क्या किया हुआ है, डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किए। तो अगर आपको समझ में आए तो भाई 10% का डिस्काउंट है, तो 25 लाख का 10% लगा दो तो वो 2,50,000 आएगा। और डिस्काउंट को तो हम लोग हमेशा क्या करते बच्चों, तो डिस्काउंट को हम लोग तो डेबिट करते। तो अकॉर्डिंगली यहां पे डेबिट करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और वो आएगा कितना बच्चों 2,50,000 आएगा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 22,50,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू 14% डिबेंचर, और वो कितना आएगा बताना, वो आएगा 25 लाख रुपए। ओके तो ये आ गया पूरा यहाँ का काम। और आप यहाँ पे फिर ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बताना, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू वेयर डिबेंचर। ओके तो आप ऐसा यहां पे ये दो एंट्रीज का काम खत्म कर दोगे। ठीक है, अब ये दो काम हमने खत्म कर दिया, ये हुआ पहले का काम तमाम। अब यहां पे आया सेकंड, क्या, टू अ वेंडर फॉर परचेस ऑफ फिक्स असेट वर्थ ₹10 लाख, 12,50,000 बीइंग द नॉमिनल वैल्यू। अब आप यहां पे वापस से एक बात समझ के लो बच्चों, हम लोग कितने की फिक्स असेट परचेस कर रहे, 10 लाख रुपीस की, और आप उसे डिबेंचर्स कितने नॉमिनल वैल्यू का दे रहे,
तो 12,50,000 का दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे भी 2,50,000 का डिस्काउंट पे आप लोग उसे डिबेंचर इशू करोगे। तो देखो सबसे पहले फिक्स असेट परचेस करने की एंट्री पास करो। अब आपको समझ रहा होगा तो ये सेकंड सिनारियो है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का। तो फिक्स असेट अगर आपने परचेस करी है 10 लाख की, तो पहले फिक्स असेट परचेस की हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बताना, एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री यहाँ पे होने क्या वाली है बच्चों, तो एंट्री आएगी फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट। और कितने से फिक्स असेट डेबिट होगा, तो 10 लाख से डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 लाख फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, और वो कितने से होगा, 10 लाख से। ओके, और ये होने के बाद आप 2 कर देना यहाँ पे वेंडर अकाउंट, 2 यहाँ पे क्या कर देंगे, वेंडर अकाउंट। और ये कितने से हो जाएगा, 10 लाख रुपीज से हो जाएगा। ये कितने से क्रेडिट होगा, 10 लाख से। और यहां पे लिख देना बीइंग फिक्स असेट परचेस्ड, बीइंग फिक्स असेट परचेस्ड। तो 10 लाख की आप लोगों ने फिक्स असेट तो परचेस कर लिए। ओके, अब देखो वेंडर को कितना पैसा बाकी दिखाई दे रहा था, तो 10 लाख। तो अब हम पैसा तो देने नहीं वाले, बट पैसे के जगह पे हम लोग देने वाले हैं उसको क्या, डिबेंचर्स। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वेंडर अकाउंट डेबिट कर देंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट कर देंगे। और कितने से डेबिट करेंगे, अब जितना देना था उतने से डेबिट कर दो, माने 10 लाख से हमने उसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ओके, और 10 लाख से डेबिट किया, बट डिबेंचर उसे कितने फेस वैल्यू के हमने इशू करे, तो 12,50,000 के हमने उसे डिबेंचर इशू करे। तो आपको भी पता है डिबेंचर इशू करने से नॉमिनल वैल्यू बढ़ जाती है। तो नॉमिनल वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपको फिर यहां पे क्या करना पड़ेगा, टू डिबेंचर करना पड़ेगा, क्योंकि डिबेंचर अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा और इसे डालेंगे कितना, नॉमिनल वैल्यू के जितना। और नॉमिनल वैल्यू कितनी है बच्चों, तो 12,50,000। तो उठा के आप डिबेंचर को क्रेडिट कर दो 12,50,000 से। ओके, और ये कितने परसेंट डिबेंचर है, ऊपर लिखा हुआ है 14% डिबेंचर। तो वेंडर को देने थे 10 लाख, तो रिवर्स कर दिया 10 लाख, बट हमने उसके लिए डिबेंचर इशू किए हैं 14%, तो कितने अमाउंट के किए हैं, 12,50,000। तो हमने क्रेडिट भी कर दिया 14% डिबेंचर अकाउंट 12,50,000। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो अभी भी यहाँ पे एंट्री लटक रही है। और ये जो एंट्री लटक रही है बच्चों, तो ये बेसिकली किसके लिए लटक रही है, तो आपके डिस्काउंट के लिए लटक रही है। क्योंकि आप लोगों ने 10 लाख का पैसा उसे देना था, तो वो ना देते हुए उसे 12,50,000 के डिबेंचर दे दिए, सिर्फ 10 लाख की कंसिडरेशन के लिए, 10 लाख की कंसिडरेशन के लिए। इसका मतलब आपने डिबेंचर इशू करे उसको डिस्काउंट पे। तो आप यहां पे लिख देना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और ये आएगा कितने से बच्चों, तो 2,50,000 से डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन रही है, वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना, 2,50,000, 14% डिबेंचर, और ये कितना आएगा, 12,50,000 आएगा। और ब्रैकेट में लिख देना बीइंग डिबेंचर इशूड टू वेंडर, डिबेंचर इशूड टू हुम, वेंडर। तो वेंडर को क्या हो गया बताना, डिबेंचर आपके इशू हो गए, ये हम लोगों ने यहां पे कर डाला, लिख डाला। ओके, उसके बाद अब लास्ट दिया है आपने बैंकर को कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के क्या दिया है, डिबेंचर। ओके, अच्छा लोन कितने का था, 10 लाख का, उसके लिए डिबेंचर कितने दिए, 12,50,000। तो देखो जब डिबेंचर आप इशू करते हो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो हमने सीखा हुआ था कि उसके 2 मेथड होते हैं। ओके, और 2 मेथड कौन से होते हैं बच्चों, एक तो आप कोई एंट्री ही पास ना करो, ये पहली बात होती है, याद करो कल का हमने जो स्टार्ट में देखा था उसकी बात। तो पहली मेथड है कोई एंट्री ही पास मत करो,
और दूसरी बात होती है एंट्री मारनी है तो डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, फिर डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस, ऐसी एंट्री पास करना। बट आईसीआई ने हमको रिकमेंड किया है कि ज्यादा सुटेबल क्या है बताना, ज्यादा अच्छा क्या है कि जब आप डिबेंचर इशू करते हो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी तो आप उसकी कोई एंट्री मत मारना, उसकी एंट्री मत मारना। ये किसने बताया बताना, हमारे आईसीआई ने बताया। ओके, तो देखो आईसीआई ने डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के आपने दिया तो उसकी एंट्री नहीं मारने को बोला है, बट जो लोन आपने लिया इसकी तो एंट्री मारनी पड़ेगी ना, 10 लाख रुपीस की, ये तो एंट्री हमें जरूर मारनी पड़ेगी। तो हम लोग एंट्री क्या मारेंगे, देखो जब लोन लेते हैं तो हमारे पास में आता पैसा, तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमको क्या मिला है, पैसा, और कितने का मिला है, 10 लाख रुपीस का, तो यहां पे आएगा 10 लाख रुपीस। ओके, यहां पे आएगा कितना, 10 लाख रुपीस, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख, फिर टू करना पड़ेगा बैंक लोन को। क्यों बैंक लोन को आप लोग क्रेडिट कर रहे हो बच्चों, बात सीधी है, लोन ले रहे हो तो आपकी वो लाइबिलिटी है, लोन लेने से लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो इसके लिए हम लोगों ने उसे उठा के क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और कितने से क्रेडिट किया, तो ये 10 लाख से हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और ब्रैकेट में लिख देना बीइंग बैंक लोन रिसीव्ड, बीइंग बैंक लोन रिसीव्ड, या टेकन भी लिख सकते हो। ओके, बट जो हमने उन्हें डिबेंचर दिए है 12,50,000 के एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो वो मेथड 1 के हिसाब से हम लोग उसकी कोई एंट्री नहीं मारेंगे। बट जरूर यहाँ पे आप लोग नोट लिख देना, ओके, कि भाई ये बैंक लोन के लिए, अच्छा यहाँ पे आप पहले लिख दो कि भाई इसके लिए एक नोट पढ़ लो, देखो ये बैंक लोन जो है इसके लिए यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि नीचे नोट है, और फिर ये जो नोट है यहाँ पे आप लोग ये लिख देना कि इसके लिए इतने नंबर ऑफ डिबेंचर तो थे, वो कोलैटरली सिक्योर्ड है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस बैंक लोन इज कोलैटरली secured by, तो ये secured है, किससे secured है बताना, आपके 12,50,000 के डिबेंचर से, बाय रुपीज 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, तो आप इतना यहां पे पॉइंट शायद लिख दो और आपका फिर काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो बच्चों ये जो 9 नंबर का भी हमने क्वेश्चन किया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसी के जैसा एक क्वेश्चन भी है जो गिवन है, वो आप लोग कर सकते हो, आप लोग ट्राई मार सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17 रिया लिमिटेड वाला, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने अभी अभी किया था। ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो दिस विल बी योर्स होमवर्क, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ऐसे वैरायटी में है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अब इसके बाद जो हमारा रहेगा बच्चों, तो वो डिस्काउंट राइट ऑफ की कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और एक दो इंटरेस्ट की कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उठा के चेक कर लेंगे। ओके, थैंक यू।